सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। आप लोगों को बता रखा है, उसी पे चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आपका देखा जाता है, मैंने 6 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। बाबर ने किस प्रकार भारत के मुगल शासन की नींव डाली, यानी कि जो बाबर है उसने किस प्रकार मुगल शासन की जो नींव डाली है भारत में, किस तरीके से डाला है, तो उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करेंगे पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे आंसर की। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार बात की जाए कि बाबर ने मुगल शासन व्यवस्था का नींव किस तरीके से रखा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से बाबर हमारे भारत पर आक्रमण करता है, हमारे भारत की स्थिति पर आक्रमण करता है, चाहे अलग अलग क्षेत्रों पर अपना स्वराज या फिर बोल सकते हैं अपनी स्थिति को कायम रखता है, उसके तहत हमें यह देखने को मिला कि भारत में उसका कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, जिसके तहत अब बात कर लेते हैं बाबर की। तो बाबर ने तुगलक शासन व्यवस्था का पतन के बाद, यानी कि तुगलक शासन का जब पतन हुआ, आपका देखा जाता है ये टाइम पीरियड कब रहता है, 15वीं शताब्दी के दौरान रहता है, जब तुगलक शासन व्यवस्था का पतन यानी कि हार हुआ, तुगलक शासन व्यवस्था का जब अंत हुआ, तो उसके अंतर्गत आपका बोल सकते हो कि सैद्य और आपका बोल सकते हो कि लोदी, एक तरफ लोदी और दूसरे तरफ आपका सैद्य, ये दोनों शासन व्यवस्था के रूप में अपने आप में विकसित थे। ठीक है, देखा जाता है कि इनके दौरान आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। किसके अंतर्गत भाई? आपके शासन व्यवस्था के अंतर्गत। जो लोदी था पूर्णतः भारत में शासन कर रहा था पहले से ही। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि यहाँ पर अपने अस्तित्व, अपने शक्ति को लोदी स्थापना करना चाहता था, लेकिन इसमें क्या हुआ, वो असफल रहा। यानी कि अब क्या है कि लोदी है ना, पूर्णतः अपने शक्तियों को स्थापित नहीं कर पा रहा था, विकसित नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यानी कि डेवलप्ड नहीं कर पा रहा था। उस सिचुएशन में जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे थे। किसका कर रहे थे? लोदी का। उसके तत्पश्चात हमारा देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ समय के बाद क्या होता है कि लोदी के पतन के लिए, यानी कि लोदी के पतन या फिर उसके सुल्तान, यानी कि जो सुल्तान है मोहम्मद खलजी जो है, यानी कि खलजी जो है वह आपका द्वितीय शक्ति के रूप में आगे बढ़ा और लोदी का पतन करने के लिए उसने रुख रवैया अपनाया। उसके तत्पश्चात अब यहाँ पे क्या है कि इब्राहिम लोदी का जो व्यवस्था था वो पूर्णतः धीरे धीरे थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। ठीक है, सुल्तान अलग अलग जो सुल्तान थे उन्होंने लोदी के इस विचारधारा को और उसके कमजोरी व्यवस्था को अपनाते हुए क्या किया, अब बाबर का यहाँ पे आगमन हुआ। ठीक है, बाबर पूर्णतः आपका देखा जाता है कि अब यहाँ पे अपनी स्थिति को बरकरार रखता है और अपने स्थिति के अनुसार बाबर की अब यहाँ पे एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? बाबर की। तो ये टाइम पीरियड होता है जो मध्य एशिया में बाबर का अस्तित्व देखने को मिला। तो 15वीं शताब्दी के अंत में तैमूर शासकों का जो पतन हुआ था, यानी कि तैमूर के शासकों का जब पतन हुआ था, पतन यानी कि हार। ठीक है, तो हम ये याद रखना कि हिस्ट्री की जब बात की जाए ना तो हम हार नहीं लिखेंगे, पतन लिखेंगे। जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना हिस्ट्री या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट, अदर लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उस लैंग्वेज और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड है ना डेडिकेटेड किया जाता है। तो वर्ड, उसी वर्ड को लिखने पे हमारे एग्जामिनर जो होते हैं ना हमारा मार्क्स बहुत ही बेहतर देते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें हार मत लिखना, पतन लिखना। अब पतन लिखे उसके बाद एक्सप्लेन कर दो, हाँ पतन से हमारा तात्पर्य है कि इस शासन का हार हो गया। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात आपका देखने को मिला कि यहाँ पे जिस प्रकार तैमूर शासकों का अंत हुआ या फिर पतन हुआ, उसके स्थान पर हमें यह देखने को मिला ट्रांस ओशियाना एक क्षेत्र के रूप में जाना गया, जो कि आपका देखा जाता है सैबानी खां के अधीन ये ट्रांस ओशियाना क्षेत्र वर्चस्व में था। इसकी जो स्थिति थी वो मजबूत थी। ठीक है, ट्रांस ओशियाना का क्या स्थिति थी? मजबूत था। तो एक इस्माइल नाम का नेतृत्व, यानी कि इस्माइल नाम का एक आता है आपका शासक, ठीक है, जो आपका देखा जाता है कि बाबर से पहले ये इस्माइल नाम का जो नेतृत्व करने वाला हमारे देश में आता है। देखो नाम याद रखना,
जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही मैं पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। इस्माइल नाम का जो व्यक्ति या शासक था वो महत्वपूर्ण रूप से अपनी शक्तियों को ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाता है कि जब पश्चिम में ऑटोमन तुर्कों का प्रभुत्व जब बढ़ रहा था तो आपका ट्रांस ओशियाना और खुरासा यानी कि खुरासान पर सैबानी खां का जो अस्तित्व देखा गया। ये देखो हर एक पॉइंट हर एक नाम को याद रखना। सैबानी खां ने किसका अस्तित्व नचाया? वो आपका नचाने का तात्पर्य यह है कि किसका अस्तित्व संभाला? वो आपका ट्रांस ओशियाना का अस्तित्व सैबानी खां के द्वारा उसके प्रभुत्व की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि थोड़े समय के बाद आपका देखा जाता है कि बाबर का जो विस्तार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 12 वर्ष की आयु में, मात्र 12 वर्ष की आयु में फरगना ट्रांस ओशियाना की एक मामूली रियासत थी। यानी कि बोल सकते हो फरगना ट्रांस ओशियाना, मैंने क्या बोला था? ट्रांस ओशियाना एक क्षेत्र है। ठीक है। और फरगना वहां का एक बोल सकते हो कि मामूली रियासत थी। अब जैसे कि आपका जौनपुर रियासत जो आपका देखा जाता है बिहार में था, आपका जोधपुर हो गया, जौनपुर हो गया, जिस तरीके से हमारे अलग अलग रजवाड़ा और रियासत था ना, तो ठीक उसी प्रकार से ये रियासत उस समय भी था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो बाबर है 1494 में सत्तारूढ़ तरीके से गद्दी पर विराजमान हुआ। सत्तारूढ़ तरीके से यानी कि अपने सत्ता को बरकरार रखते हुए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बाबर की जो सत्ता प्राप्त हुई है ना, सत्ता का मतलब होता है कि जब हम अपनी सत्ता को छीनते हैं, अपने सत्ता के लिए मांग करते हैं, तो उस स्थिति में 1494 में आपका देखा जाता है बाबर जो है सत्ता पर विराजमान होता है। सत्ता पर क्या होता है? विराजमान होता है। यहां तक सभी को क्लियर है? तो अब क्या होता है, जिस प्रकार आपका देखा जाता है कि बाबर जो है 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठते हुए अपने पिता का जो अस्तित्व है और अपने पिता का जो गद्दी है उस पर गद्दाधारी के रूप में, गद्दाधारी का मतलब यानी कि अपने गद्दे जो बरकरार रखता है उसका पिता, उसके रूप में आपका देखा जाता है राजकुमार के तरीके से वो अपने सत्तारूढ़ तरीके से बैठ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि तैमूर के जो राजकुमार थे, तैमूर के जो राजकुमार जो देखा जाता है समरकंद की जो सुल्तानी व्यवस्था, तैमूर के जो राजकुमार विशेषकर समरकंद की जो सुल्तान था, ठीक है, वो आपका देखा जाता है कि अहमद मिर्जा बाबर का चाचा लगता था। यानी कि अहमद मिर्जा क्या था? बाबर का चाचा था। ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाता है कि मध्य एशिया में स्थित जो है वो आपका देखने को मिलता है कि 1497 से लेके 1500 तक आपका देखा जाता है कि वो अपने आधिपत्य के रूप में जाना गया। ठीक है। कौन भाई? वो आपका बाबर। ठीक है। लेकिन इस व्यवस्था के अधिकार में जो आपका देखने को मिला कि बरकरार रहने में असफल रहा। यानी कि 1497 से रहकर 1500 तक तो रहा, लेकिन उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि गद्दी पर यह बरकरार रहने में असफल रहा। तैमूर सत्ता के 4 केंद्रों में से एक आपका देखा जाता है खुरासान पर 1507 में सैबानी खां के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है। अब उसमें क्या है कि बाबर इस अधिकार को मतलब, अब क्या है कि बाबर यहाँ पे अधिकार करना चाहता था, लेकिन क्या है कि बाबर के अधिकार से पहले इसने आपका क्या हुआ, सैबानी खां ने अधिकार कर लिया था। अब सैबानी खां ने अधिकार कर लिया था गद्दा पर, तो उस स्थिति में बाबर क्या हुआ, यहाँ पर अपने आप को विकसित करने में असफल रहा। यानी कि अपने सत्ता को बरकरार रखने में असफल रहा। ठीक है। अब उसके तत्पश्चात आपका देखने को मिला कि 1907 में आपका देखा जाता है कि बाबर की उपाधि की धारणा, यानी कि बाबर उपाधि की धारणा करता है जिसमें अब तक तैमूर शासन की धारणा नहीं की थी। अब क्या है कि 2007 के आसपास ही अब क्या है, तैमूर की व्यवस्था से बाबर फिर से 2007 में ही सैबानी खां के द्वारा जब अधिकार किया गया था, तो 2007 में ही आपका क्या है कि बाबर ने अधिकार कर लिया। ठीक है। वो बाबर ने अधिकार करने के बाद देखा जाता है कि बाबर के 4 पुत्र थे, जो कि आपके हुमायूं, कामसन। हाँ जी बताइए।
तो उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि आपका देखने को मिलता है कि जिस तरीके से बाबर ने अपना पूर्णतः अपना आधिपत्य व्यवस्था को आजमाते हुए राजगद्दी पर विराजमान होता है, ठीक है। उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि भारत पर इसका पहला जो आक्रमण है वो आपका देखने को मिलता है कि 1519 में जाई जाति के प्रति आपका ये विरोध देखने को मिलता है। अब यहीं से क्या है, आपका भारत का आगमन या फिर भारत में आपका देखने को मिलता है कि बाबर का अस्तित्व या फिर उसकी जो रुझाव है या फिर उसका स्वरूप है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि अगर बाबर की बात कर ली जाए तो बाबर है भारत में मुगल शासन की स्थापना जो आपको देखने को मिलता है कि मुगल शासन व्यवस्था की स्थापना पानीपत के प्रथम इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनके जो आपका देखा जाता है कि पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में, उसी के दौरान यहाँ पे क्या हुआ कि मुगल शासन व्यवस्था की स्थापना हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ये देखने को मिला कि पानीपत के युद्ध में आपका इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आपका देखा गया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध ये लड़ा गया युद्ध था जो कि 1526 में हुआ था। अगर पूरे इसके डेट की बात कर ली जाए तो 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध होता है जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। और यहाँ पर आपका देखने को मिलता है कि बाबर विजयी होकर संपूर्ण रूप से अपना आधिपत्य पानीपत के युद्ध के दौरान ही कर लेता है। क्यों? क्योंकि पानीपत के युद्ध में आपका देखा जाता है कि पानीपत के मैदान में जो वर्चस्व की स्थिति है और अपना आधिपत्य की स्थिति है, बाबर विजयी होने के बाद आपका देखने को मिलता है कि पानीपत के युद्ध में आपका अपने आप को अपनी वर्चस्वता को आगे बढ़ा लेता है। इब्राहिम लोदी के पास अगर बात कर ली जाए, इस व्यवस्था की बात कर ली जाए इस युद्ध में, तो इब्राहिम लोदी के पास आपका देखने को मिलता कि अत्यधिक मात्रा में आपका सैनिक था और 1500 से 1000 के आसपास हाथियों की व्यवस्था थी। लेकिन अगर बाबर की बात कर लेते हैं तो बाबर के पास महज 12,000 घुड़सवार थे। 12,000 घुड़सवार तो मायने रखता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के रूप में भी इब्राहिम लोदी को बाबर हरा दिया। इसका महज एक रीजन जानते हो क्या है? आपका देखने को मिला कि बाबर की जो लड़ाई की शक्तियां थी, यानी कि युद्ध कला जो थी ना, बाबर को बखूबी रूप में आता था, ठीक है। अब इस युद्ध कला के माध्यम से ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को इतनी बड़ी जनसंख्या का बोल सकते हो कि मतभेद की व्यवस्था में, या फिर बोल सकते हो कि इतनी बड़ी जनसंख्या का डिफरेंट होते हुए भी, यानी कि अंतर होते हुए भी बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। तो इस व्यवस्था को देखते हुए कुछ ऐसे जो रियासतें जो रजवाड़े थे वो आपके बाबर की शक्तियों को अनुभव कर पा रहे थे। अनुभव किस, ऑब्वियस सी बात है यार कि उसके पास 1 लाख सैनिक है और 500 से लेके 1000 के बीच हाथियों की बल भी है, यानी कि 500 से लेके 1000 के हाथियों की जनसंख्या के आसपास भी है, लेकिन उसके पास महज 12,000 घुड़सवार है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि बाबर अपनी जो युद्ध की कला थी, अपनी युद्ध की कला के रूप में सफलता और निपुणता के कारण आपका देखने को मिला कि बाबर आपका पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के द्वारा या इब्राहिम लोदी से जो बीच लड़ा गया युद्ध था वो उसमें बाबर विजयी होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद आपका देखो, ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या होता है कि बाबर ने जिस प्रकार इब्राहिम इब्राहिम लोदी को हराया अपनी रणनीति के माध्यम से, जो अफगानी सेनाओं के जनसंख्या भी या फिर इनकी संख्या जो थी, आपका इब्राहिम लोदी की संख्या आपने देखा कि किस तरीके से इसके सैनिकों से डबल ट्रिपल थी। डबल ट्रिपल की बात करें तो इससे बहुत ही ज्यादा गुना था, ठीक है। 6 गुना 7 गुना के आसपास इसके सैनिक थे, लेकिन फिर भी आपका क्या होता है कि बाबर के आगे इब्राहिम लोदी का बोल सकते हो कि नाश होता है या फिर बोल सकते हो हार होती है या पतन होता है, ठीक है। अब उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि यही रणनीति है बाबर के सैनिक व्यवस्था का, जो ये रणनीति है शुरुआती दौर से ही बाबर को विजयी दिलाने में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाया, जिसके कारण बाबर है अब क्या हुआ, अपने व्यवस्थाओं का, अपने वर्चस्वता को अब धीरे धीरे भारत में स्थापित करने लगा और अलग अलग स्थानों पर उसने क्या किया,
अपने रणनीति को धीरे धीरे अपने सैनिक व्यवस्था अपनी ताकत व्यवस्था को बढ़ाने के लिए अलग अलग सुल्तान व्यवस्था पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जैसे कि इब्राहिम लोदी पर ही उसने कब्जा किया और उस पर अपना विजय प्राप्त करके आया। उसके बाद आपका देखा जाता है कि राजपूत की बात की जाए तो मेवाड़ के जो राणा सागा थे, यानी कि मेवाड़ के जो राणा सागा थे, जिसके अंतर्गत आपका देखा जाता है कि बाबर ने उस पर हमला करके राणा सागा पर आरोप व्यवस्था के रूप में इब्राहिम लोदी का विरुद्ध जो पानीपत लड़ा गया युद्ध था, राणा सागा का ये एक वर्चस्व जो देखा गया कि राणा सागा जिस तरीके से आपके बोल सकते हैं कि ये भी रणनीति अपनाने में राणा सागा जो थे रणनीति को अपनाने में महत्वपूर्ण माने जाते थे। इन्हें भी युद्ध कला में निपुण माना जाता था। लेकिन जो बाबर है वो आपका देखने को मिला कि इनकी जो व्यवस्थाओं पे प्रभाव डालने वाला जो व्यक्ति हुआ इन दोनों के बीच एक दूसरे पर, तो आपका देखने को मिला कि ये आपका बाबर ही होता है। बाबर की जो युद्ध कला की स्थिति थी राणा सागा पर बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। ठीक है, इसके तहत आपका देखा जाता है कि खानवा के युद्ध के दौरान आपका देखने को मिलता है कि 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सागा और बाबर के बीच, इसमें आपका देखा जाता है कि राणा सागा आपका हार जाता है और आपका देखने को मिलता है कि बाबर इसमें इस युद्ध में भी विजयी होता है। ठीक है, राणा सागा देखने को मिलता है कि समझौते देखने को मिला कि राणा सागा के विरुद्ध भी इसने अपना युद्ध का मोर्चा संभाला और राणा सागा के विरुद्ध जो युद्ध था, राणा सागा को आशा थी कि वो बाबर से विजयी हो जाएगा या फिर बोल सकते हो कि बाबर से समझौता कर लेगा। ठीक है, राणा सागा यानी कि बोल सकते हो कि उन्हें उम्मीद था कि वो बाबर को या तो रोक लेंगे या तो फिर उनसे समझौता करके शांति की व्यवस्था पर स्थापित होंगे। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि जब राणा साहब पीछे इस व्यवस्था के रूप में पीछे हट रहे थे, देखो युद्ध के कारण वो पीछे हट रहे कि युद्ध की स्थिति ना रही बनी रहे। तो वो क्या है कि हमारे जो भारत में एक अभी जो व्यवस्था थी, शुरू से अंत तक जितने भी शासक हुए ना वो युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई युद्ध में हमारा क्या है, लोगों की मृत्यु होगी। ठीक है, हथियार व्यवस्था नष्ट होगा, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, राजवंश पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो वो तो अलग बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती थी कि हमारे जितने भी रजवाड़े होते थे, जितने भी राजपूत थे, जितने भी जिन्होंने अपने भारत की व्यवस्था पर जो मुगलों शासन के विरुद्ध जो युद्ध लड़े, उन्होंने उनका एक महज यही एक कर्तव्य रहा या फिर एक ही दृष्टिकोण रहा कि वो जो लोगों की मृत्यु हो रही उन लोगों को मृत्यु को रोकने के लिए वो युद्ध की स्थिति नहीं चाहते थे। ठीक है, तो हर राजपूताना जो फैमिली था, यानी कि राजपूताना जो फैमिली था, जो राजपूत लोग थे, वो पूर्णतः देखने को मिला कि अफगान की व्यवस्था में अपनी व्यवस्था तथा अपने जो राणा सागा जिस तरीके से वो पीछे हटना चाहते थे ताकि युद्ध की व्यवस्था ना हो। और लेकिन आपका देखा जाता है कि बाबर इससे युद्ध करने की स्थिति में आपका खानवा के स्थान पर खानवा का जो युद्ध माना जाता है जो राणा सागा और बाबर के बीच होता है, महत्वपूर्ण रूप से इसमें आपका बाबर विजयी होता है। और फिर आपका देखा जाता है कि इस दौरान भी बाबर की वर्चस्वता भारत में देखने को मिलती है। बाबर अब धीरे धीरे खानवा के युद्ध की स्थापना और युद्ध की खानवा का जो गांव है वो पूर्णतः अपने वर्चस्व में लेकर आपका देखा जाता है कि घेरेबंदी कर लेता है। ठीक है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए खानवे के युद्ध में जो जीत कर बाबर आया उसमें घेराबंदी कर लेता है, यानी कि बोल सकते हो कि उसे मतलब कवर अप कर लेता है। ठीक है, कि हाँ भाई अब यहाँ पे मेरा साम्राज्य है या फिर मेरा अस्तित्व है। उस स्थिति में बाबर क्या है, धीरे धीरे अपनी स्थापना करते हुए वो जिस तरीके से हर एक युद्ध पर विजय प्राप्त करता हुआ आया। और ये भी देखने को मिला कि आपका देखा जाता है कि बाबर जिस तरीके से आपका चंदेरी के युद्ध में भी आपका मैदनी राय और बाबर के जो युद्ध बीच हुआ था ये मैदनी राय, तो उस स्थिति में भी आपका 1528 में जो ये युद्ध हुआ था चंदेली का युद्ध, इसमें भी बाबर विजयी हुआ और अपने व्यवस्था के रूप में बाबर अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाते हुए अपने हर एक युद्ध में अपने निपुणता के माध्यम से वो आपका देखा जाता है कि बाबर विजयी होता हुआ आगे बढ़ता गया। ठीक है, उसके बाद खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण करने के बाद आपका देखने को मिलता है कि
1528 में जहर दे देने के कारण राणा सागा की मृत्यु हो जाती है। और इसका जो जहर देने का जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बाबर का, एक बोल सकते हो कि बाबर का रोल जरूर देखने को मिलता है। राणा सागा की मृत्यु के पीछे ना जो जहर दे के मारने की बात आई थी, तो बाबर की व्यवस्था बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो कि बाबर के द्वारा ही राणा सागा को जहर देने की, मृत्यु करवाने की जो बात है, इनकी व्यवस्था देखने को मिली। ठीक है, अब उसके बाद आपका देखने को मिलता है कि धीरे धीरे बाबर का अस्तित्व और बाबर का विकास हर एक स्थान पर देखने को मिला। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था, घाघरा का जो युद्ध 1529 में अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, यानी कि अफगानी लोग थे ना और बाबर के बीच हुआ था। तो अफगानियों ने भी बाबर से बोल सकते हो कि पतन की व्यवस्था देखी, यानी कि बोल सकते हो कि चित देखा, यानी कि खुद की हार देखी। तो उस स्थिति में भी बाबर भी अपने आप को विजयी करते हुए भारत के अस्तित्व व्यवस्था पर या फिर भारत के इतिहास पर अपना नामकरण, या फिर बोल सकते हो कि भारत पर अपना विजयी तिलक व्यवस्था पर धारण करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और प्रारंभिक काल की बात की जाए तो इसके जो बॉडी को, यानी कि बॉडी यानी कि शव या लाश जिसे बोलते हैं, या फिर इसके शरीर को आगरा के आरामगर बाग में दफनाया गया। आरामबाग, आरामा बाग जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसे आपका वहां पे दफनाया गया। बाद में इसे काबुल लेकर उसके चुने, यानी कि काबुल में इसने चॉइस किया था कि मेरे को दफनाने की जो व्यवस्था है ना वो काबुल में ही दफनाया जाए, और एक स्थान पर इसने अपने आप को चुना था कि मेरे को इसी स्थान पर मेरे मरने के बाद दफनाया जाए। तो उसके बाद उसके शव को वहां से निकाल कर उसके शव को दोबारा काबुल के क्षेत्र में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफनाया गया। तत्पश्चात हमें यह देखने को मिलता है कि बाबर ने अपनी जो व्यवस्था, यानी कि मृत्यु से पहले जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे बाबरनामा के रूप में जाना जाता है, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था, और अब्दुल रहीम खाना खान ने इसका अनुवाद किया था। यानी कि फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था, किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक व्यवस्था के अनुसार जो उसकी योजनाएं होती थी, जो रणनीति होता था, उसका भी बहुत ज्यादा प्रचलन किया, या फिर उसके बारे में उसने बताया लोगों को। और अक्सर ये जो व्यवस्था थी उसने अपने पुत्र व्यवस्था के रूप में, जैसे कि उनके जो 4 पुत्र थे, आपका हुमायूं, कामरान और अस्करी और हिंदाल, ये उसके 4 पुत्र थे। उसके बाद आपका उसके 4 पुत्र हुए आपका हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। उसके बाद आपका देखा जाता है कि बाबर की जो उपाधि है उसने किसने ग्रहण किया? हुमायूं ने ग्रहण किया। ठीक है, तो ये था आपका देखने को मिलता है मुगल शासन की व्यवस्था में आपका भारत की अस्तित्व पर मुगल शासन का राज या फिर उसकी स्थापना। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बाबर की मृत्यु के बाद उसके पहला जो पुत्र था हुमायूं, हुमायूं की यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहीं से हमारा भारत पर मुगल शासन व्यवस्था का अस्तित्व देखने को मिलता है। क्लियर है एवरीवन? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।